सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने रीट की डूज का 30 प्रश्न रोज का कार्यक्रम की नई शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोज़ाना 30 प्रश्न से संबंधित सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। फिर उससे संबंधित 30 प्रश्न रात 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए जाते हैं। उनको आपको हल करना है। 1 तारीख को हमने पहला टेस्ट पेपर डाला है। उसके सही आंसर्स क्या होंगे, इनको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न अपना था, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं क्या करती हैं। 4 कथन अपने सामने हैं। इन 4 में से सत्य कथन कौन कौन से हैं, इनको बताना है। इसका सही उत्तर 2 नंबर होगा। 1, 2 और 3 नंबर के कथन हैं वो सत्य हैं, जबकि चौथा कथन है कि हिमालय की संकरी घाटियाँ एवं दर्रे विदेशी मानवों के भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचने में बाधक सिद्ध हुई हैं। यह कथन गलत कथन है। ये बाधक सिद्ध नहीं हुई हैं। इनकी संकरी घाटियों से होकर के, दर्रों से होकर के अनेक विदेशी जातियों के लोग हैं या विदेशी लोग हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में पहुँचे हैं। तो इसमें बाधक इनको नहीं मान सकते हैं। इन दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव यहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने में ये सहायक सिद्ध हुए हैं। तो यहाँ 2 नंबर से उत्तर हो गया। 1, 2 और 3 कथन सही हैं, चौथा गलत है। दूसरा प्रश्न भी है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। 4 कथन आपके सामने हैं। 4 में से असत्य कौन सा है, ये बताना है। इसका सही उत्तर 1 नंबर है। केवल 1 नंबर का कथन है वह असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। 1 नंबर में असत्य क्या है, इसमें लिखा है कि भारत विश्व में उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध है, ये गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह पर उत्तरी पूर्वी होना चाहिए था। पश्चिमी शब्द यहाँ गलत हो गया। पश्चिमी शब्द की जगह पर पूर्वी शब्द होता, तब यह कथन सही हो जाता। भारत है वो उत्तरी पश्चिमी में नहीं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा होता तो यह सही उत्तर मान लिया जाता या सही कथन मान लिया जाता। बाकी सभी इसमें असत्य कथन पूछा तो 1 नंबर ही असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। फिर हिमालय पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम बताना है। तो सही उत्तर है इसमें 3 नंबर। सबसे पहले हिमाद्री या हिमालय, बृहत हिमालय जिसको कहते हैं, वह होगा। फिर है हिमाचल या मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक। उत्तर से दक्षिण की ओर का क्रम बताना है तो 3 नंबर विकल्प को सही मानेंगे। हिमाद्री जिसको बृहत हिमालय भी कहा जाता है, दूसरा हिमाचल या जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, और फिर शिवालिक। यदि इसको दक्षिण से उत्तर की ओर पूछें तो फिर 1 नंबर वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न में ध्यान रखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जा रहा है तो 3 नंबर से उत्तर करना है, और दक्षिण से उत्तर की ओर पूछें तो फिर 1 नंबर को सही उत्तर मानना है। चौथा प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। 4 कथन अपने सामने हैं। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है, यह बताना है। सही उत्तर है 4 नंबर। राजस्थान के चूरू, बीकानेर और गंगानगर में स्थित मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल कहा जाता है, भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। ये गलत कथन है। इसमें चूरू, बीकानेर, गंगानगर की जगह पर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो 3 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इनके अंतर्गत जो मरुस्थल है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर भारतीय महामरुस्थल के नाम से पुकारा जाता है।
जिलों का नाम होना चाहिए था जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तब सही होता। 5वां प्रश्न है, निम्न में से अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां कौन सी हैं? अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां कौन सी हैं? सही उत्तर है 2 नंबर, माही, लूनी और पश्चिमी बनास। ये अरब सागर में जाकर के गिरते हैं। अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां मानी जाती हैं। 1 नंबर में पार्वती, बनास, बेड़च, ये जो हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरते हैं। घग्गर, बाणगंगा, साबी, ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां मानी जाती हैं। तो चंबल, काली सिंध, इन दो में चंबल और काली सिंध तो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, और साबरमती है वो साबरमती अरब सागर में जाती है। तो यहाँ पर 2 नंबर वाली 3 नदियाँ ही सही हैं जो अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियाँ मानी जाती हैं। छठी प्रश्न में एक तरफ परियोजना का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जिलों का नाम लिखा हुआ है। इनको सुमेलित करना है कि कौन सी परियोजना किस जिले में चल रही है। इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर विकल्प होगा। जवाई परियोजना पाली में है, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में चल रही है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, तो मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है। इस हिसाब से 3, 4, 2, 1 वाला जो विकल्प है वह सही उत्तर माना जाएगा। जवाई परियोजना पाली में, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में, जाखम प्रतापगढ़ में और मानसी वाकल उदयपुर में। 7वां प्रश्न, निम्न में से असमूहित उच्चारण स्थान वाला वर्ण कौन सा है? असमूहित उच्चारण स्थान, इसका सही उत्तर है 3 नंबर। कैसे? ई का उच्चारण स्थान तालु होगा, जे का उच्चारण स्थान भी तालु और ये का भी तालु होता है। ये 3 तो तालु उच्चारण स्थान के वर्ण हो गए, अक्षर हो गए। और स है वो दंत्य वर्ण है, दंत उच्चारण स्थान से इसका उच्चारण होता है। तो 3 तालु के 1 दंत का, इसलिए स दंत है वो असमूहित उच्चारण स्थलीय वर्ण हो गया है। 3 नंबर सही उत्तर हुआ। फिर निम्न में से दंतोष्ठी वर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, वकारस्य दंतोष्टम। सूत्र के अनुसार व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, इसलिए व को दंतोष्ठी वर्ण कहा जाता है। फिर निम्न में से शब्दकोश में सबसे पहले लिखा जाने वाला शब्द कौन सा होगा? सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, चंचरी। यह शब्द सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आएगा चंचरी, फिर चंचरीक और फिर चंदा शब्द को अंत में लिखेंगे। 1 नंबर पर चंचरी, 2 पर चंचरी, चंचरी, 3 पर चंचरीक और 4 पर चंदा, यह इनका सही क्रम होगा। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम में प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है 2 नंबर। हिंदी में यह प्रश्न आ रहा है तो ये रे लेवे, यह इनका सही क्रम माना जाएगा। अगर यही प्रश्न संस्कृत के प्रश्नों में आ जाए कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम कौन सा है, तो संस्कृत में उसमें 1 नंबर विकल्प ये व रेले को सही उत्तर मानेंगे। ध्यान रखेंगे, हिंदी में ये रे लेवे सही क्रम है और संस्कृत में ये व रेले सही क्रम माना जाएगा। अगला है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में आया है? इसका सही उत्तर 3 नंबर है। सबसे पहले कंठस्थ शब्द आएगा, फिर कमल आएगा, उसके बाद कलंक लेंगे और फिर कलई शब्द को लिखा जाएगा। तो 3 नंबर वाला जो विकल्प है वह यहाँ सही उत्तर होगा।
12वां प्रश्न भी, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? इसमें 1 नंबर विकल्प सही उत्तर है। सबसे पहले उत्कंठा, फिर उत्क्षिप्त, फिर उद्योग और फिर उद्वेग शब्द को लिया जाएगा। 1 नंबर उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और उद्वेग सही होगा। 13वां प्रश्न, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व के विकास की नींव किस काल में रखी जाती है? सही उत्तर है 1 नंबर शिशु काल में रखी जाती है। शिशु काल में ही शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है, इसलिए नींव शिशु काल में रखी जाएगी। 14वां प्रश्न, निम्न में से उत्तर बचपन काल की विशेषता कौन सी है? सही उत्तर है 2 नंबर, यह काल स्थिरता तथा नियंत्रण का काल माना जाता है। उत्तर बचपन काल, बाल्यावस्था के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो 2 नंबर सही होगा। 1 नंबर में है, इस काल में बच्चा अकेला रहना कम पसंद करता है, अधिक नहीं कम होता तो सही हो जाता। फिर इस काल में बच्चों में धक्केशाही की भावना, ये शिशु काल की विशेषता है, धक्केशाही की भावना, न कि उत्तर बचपन काल की। और इस काल में ज्ञानेंद्रियां पूर्ण विकसित नहीं होती, ये गलत है। उत्तर बचपन काल में आते आते ज्ञानेंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं, इसलिए 2 नंबर वाला जो है यह काल स्थिरता तथा नियंत्रण का काल होता है। यह ही उत्तर बचपन काल, बाल्यावस्था की विशेषता मानी जाएगी। 15वां प्रश्न, किसके मतानुसार किशोरावस्था महान आदर्शों एवं वास्तविकता से साधारण अनुकूलन का समय है? यह किसका कथन है? सही उत्तर है 2 नंबर, जीन पियाजे का कथन है। जीन पियाजे। फिर निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? 4 कथन हैं, इन 4 में से जो सत्य हैं उनको बताना है। इसका सही उत्तर 3 नंबर है। 1, 3 और 4 ये 3 कथन सत्य हैं। 2 नंबर वाला कथन असत्य माना जाएगा। वृद्धि निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है। वृद्धि जो है वो एक तरह से गर्भावस्था से शुरू होती है और एक निश्चित समय पर आकर के रुक जाती है, तो यहाँ 2 नंबर कथन असत्य, बाकी तीनों सत्य होंगे। 17वां प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर 2 नंबर है कि बच्चा जन्म के समय से ही सामाजिक प्राणी होता है, यह गलत है। बच्चा जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता। जैसे जैसे उसका विकास होता है फिर वह समाज से जुड़ता जाता है। शुरुआत में उसका समाज से कोई एक तरह से संबंध नहीं होता, तो जन्म से ही सामाजिक प्राणी गलत कथन है। आगे, अपने विकास की प्रक्रिया में बालक स्वयं मूल्यांकन की अपनी क्षमता का भी उपयोग करता है। भविष्य में वह क्या बनने वाला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अपने व्यवहार और आदतों में भी परिवर्तन करता है। विकास का यह सिद्धांत कौन सा है? इसका सही उत्तर है पूर्वानुमान का सिद्धांत। विकास का यह सिद्धांत पूर्वानुमान का सिद्धांत माना जाता है। फिर निम्नांकितेषु मूर्धन्य वर्ण है नास्ति, कौन सा मूर्धन्य वर्ण नहीं है? सही उत्तर है 3 नंबर ग। ये कंठे या नासिके वर्ण होगा, कै वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो ये कंठे या नासिके है, मूर्धन्य नहीं है। इसकी जगह अगर ड होता तो वो मूर्धन्य माना जा सकता था, ड़ होता तो वो भी मूर्धन्य हो सकता था। हालांकि ड़ हिंदी में ही होता है, संस्कृत में नहीं होता, लेकिन ये कै वर्ग का पंचम वर्ण है, तो ये कंठे या नासिके होगा, मूर्धन्य नहीं होगा। बाकी से मूर्धन्य है, री भी मूर्धन्य है और ढ भी मूर्धन्य है। 20वां प्रश्न है,
निम्न में से 7वें क्रम का माहेश्वर सूत्र कौन सा है? 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, उनमें पहला है ए ई उण, दूसरा रीलरिक, तीसरा ए ओंग, चौथा आई औज, पांचवा हय वरट, छठा लण और सातवां यम गण नम। तो यहाँ 2 नंबर यम गण नम यह सही उत्तर माना जाएगा। फिर है सुमेलित करें। एक तरफ वर्ण है, दूसरी तरफ उच्चारण स्थान है, इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। कौन सा किसके साथ में आएगा? इसका सही उत्तर 3 नंबर विकल्प होगा। 3 नंबर कैसे हुआ? देखिए, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होगा, ओ दो तो कंठोष्टम, के जीवा मूल में चला जाएगा, पे वैसे उपदमानी है लेकिन उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। उपदमानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ होता है। और ले दंत में जाता है, इसलिए यहाँ पर 4 1 4 1 फिर 3 और 5 सही उत्तर मान लिया जाएगा। ओ कंठोष्ठम, के जीवामूल, पे ओष्ठ और ले दंतः। तो इस तरीके से 4 1 3 5 यह क्रम सही उत्तर होगा। 22वां प्रश्न, ईसत स्पृष्टम। ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन से वर्णों का होता है? तो सही उत्तर है 2 नंबर अंतस्थानाम। ये व रेले, ये जो 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, इन चारों अंतस्थ व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट होता है। तो स्पृष्टम स्पर्शानाम, ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईसद विवृतम ऊष्मणाम और विवृतम स्वराणाम। तो यहाँ ईसत स्पृष्ट पूछा है, 2 नंबर अंतस्थ को सही उत्तर मानेंगी। 23वां है, निम्न में से असुमेलित कौन सा है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर डे संवार नाद घोष। ये 3 तो होता है, सही बात है, लेकिन ये तीसरे नंबर का वर्ण है, विषम वर्ण है, तो अल्प प्राण होगा, महाप्राण नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर 3 नंबर को सही उत्तर माने। संवार नाद घोष महाप्राण, ये गलत है, महाप्राण की जगह पर अल्प प्राण होता तो सही हो जाता। फिर संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा। माहेश्वर सूत्रों में हम पढ़ते हैं तो 9 स्वर ही आते हैं, अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं और अच को ही संस्कृत में स्वर कहा जाता है, इसलिए 1 नंबर 9 को सही उत्तर मानेंगी। 9 विकल्प में नहीं हो तो व्यावहारिक तौर पर त्रयोदश उत्तर दूसरा हो सकता है। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछेंगे, पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो फिर 1 द्वाविंशति वाकु सही उत्तर माना जाएगा, 21 या 22। यहाँ सीधे पूछा है, सीधा प्रश्न है, तो 1 नंबर 9 को ही सही उत्तर मानना है। 25वां, रिक्त स्थान की पूर्ति वाली प्रश्न, सत्य असत्य निर्णय वाली प्रश्न, बहु समाधान प्रश्न, ये सभी प्रश्न किस परीक्षा के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर है 2 नंबर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ही इनको शामिल किया जाता है। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न माने जाते हैं। फिर छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन किससे होता है? गृह कार्य का मूल्यांकन किस में आएगा? इसका सही उत्तर है 1 नंबर आंतरिक मूल्यांकन। जब हम आंतरिक मूल्यांकन करते हैं तो आंतरिक मूल्यांकन में ही गृह कार्य भी आ जाता है, तो गृह कार्य को आंतरिक मूल्यांकन का अंग माना जाएगा। फिर संस्कृत भाषा के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? इसका सही उत्तर है 4 नंबर समन्वितः, यानी मूल्यांकन में हम सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करेंगे। निबंधात्मक भी हो सकते हैं, लघुत्रात्मक भी हो सकते हैं, अति लघुत्रात्मक भी हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं। तो समन्वितः का मतलब हो गया ये सभी, तो 4 नंबर समन्वितः को सही उत्तर मानना है। फिर मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है?
इसमें 4 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। उपयुक्त सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छात्र अपनी कमियां भी जान जाते हैं। कक्षा में प्रतिस्पर्धा भी होती है तो अपनी योग्यता में सुधार लाने का प्रयास भी छात्र करते हैं। फिर मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, इसका सही उत्तर 2 नंबर होगा। छात्र का पतन करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक उन्नयन उद्देश्य है। पाठ्यक्रम में संशोधन भी उद्देश्य माना जा सकता है। तो शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन भी मूल्यांकन का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन छात्र का पतन करना उद्देश्य नहीं है। फिर मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है किसका, इसमें सही उत्तर है 2 नंबर। छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का पता चलता है। तो ये आज के टेस्ट के 30 प्रश्न थे, उनके सही उत्तर हमने बताए हैं। इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इनकी PDF प्राप्त हो जाएगी। उसमें आप पहले प्रश्नों को हल करें और फिर इस वीडियो से आप उत्तर मिलाएं कि कितने आपने सही किए हैं, कितने आपके गलत हुए हैं। यदि प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो सभी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सभी का।